अच्छा, गुड गुड टू सी जैन ओवर है। मैं जैन का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। जैन पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एकेडमी को रन करता है और जैन को हमने अपने साथ ज्वाइन कराया। मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये एक वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वर्ल्ड क्लास, जो कि डार्क वेब के बारे में जानते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, और साइबर सिक्योरिटी का ऐसा एक्सपर्ट है कि इस लेवल का दूसरा कोई एक्सपर्ट नहीं है। यानी अगर मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि इसमें वाकई जैन में कुछ ऐसा है कि मैंने देखा है। और हमारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो हमने यूएस में लॉन्च की है, वो उसको पाकिस्तान से बैठ के हेड कर रहे हैं। छोटे से गांव से है, शेखुपुरा से है, मगर इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है और इसने बहुत अच्छी बड़ी जो साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज हैं उससे ज़्यादा बेहतर काम किए हुए। और ये हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस हैं वो भी लेगा और एथिकल हैकिंग भी सिखाएगा और हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगा। जो हमारा डाटा सेंटर जॉर्जिया में बन रहा है उसको हेड करेगा, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की भी कोई दो नंबरियाँ या कोई हैकर्स जो है उस पर अटैक न कर सकें। मैंने जैन को आज बुलाया और तकी भी आ गई माशाल्लाह से। तकी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उसने बहुत अच्छी पीसीबी डिज़ाइन वगैरह की, सारा कुछ किया और आज इन्होंने इस्लामाबाद में मार्केटिंग के लिए पूरा काम किया और इसने मुझे जो है वीडियोस भेजी मशीनों की जो वहाँ लगी हुई है, वो मैं इसने वॉइस नोट्स वगैरह भेजे थे, मैं उससे अभी डिस्कस नहीं कर सका, देख नहीं सका। लेकिन ये कि हमारी टीम जो है ना वो गैदर होना शुरू हो रही है, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट, समझें कि टीम होगी पाकिस्तान के अंदर जो R&D कर रही होगी। क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है मेरा वो ये है कि मैं इस वक्त जो भी हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री उसको बहुत आगे लेके चले जाएं। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ क्योंकि तकी ने अभी ज्वाइन किया, जैन ने किया है, तैमूर तो ऑलरेडी शुरू से क्लासेस के अंदर है। तो हमारे पास बेसिकली हम एक बंच ऑफ इंटेलिजेंट पीपल अपने साथ जमा कर रहे हैं और मैं क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें पता ही है सारा कुछ कर रहा था, तो अब हम जो है ना मॉसफेट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूके में करने जा रहे थे। उसकी जो बैकएंड था वो ये था कि हमारे पास हमने ग्रिड टाई इन्वर्टर्स वगैरह डिज़ाइन करने थे बड़े पैमाने पे। तो एक कंपनी इसका नाम है माइक्रोटेक, वो लाहौर में है। वो डिजिटल मीटर बनाती है इलेक्ट्रिक के। उनके 1 लाख मीटर की प्रोडक्शन है जो कि वो बना के बेच रहे हैं। उनके जो हेड है वो नुमान हैं। तो नुमान मेरे कॉलेज का था और बड़ा हमारा पुराना साथ था। तो उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अभी वो लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरी चीज़ों का। तो उनका बड़ा वो था, तो वो दे वांट टू वर्क विद अस। तो अब मैं अपनी भी एक टीम डेवलप कर रहा हूँ और मैं उस टीम को R&D टीम के तौर पे लेके पूरा अलग चल रहा हूँ। मेरे पास उन लोगों से हटके काम है। वो लोग जो है वो कन्वेंशनल मेथड्स में है, हम R&D में हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं। तो हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसके अंदर इंट्रिंसिक मटेरियल्स के ऊपर जा रहे हैं। हम सोडियम आयन बैटरीज बनाएंगे। हमारे जो इमेजिनेशन है वो डिफरेंट है। तो अब ये टीम डेवलप होना शुरू हुई और एक अच्छी सी टीम डेवलप हो रही है। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये VA वगैरह का कोर्स जो मैं अलग से करवा रहा हूँ, इसमें लास्ट टाइम तक ही भी था, वो तो बस इसलिए कि लोकल इकोनॉमी और लोगों को हेल्प कर दिया जाए, क्योंकि आप बैठे हुए बाहर, आप कर सकते हैं तो कर दें लोगों को हेल्प। उससे हमारा फाइनेंशियल गेन्स का इतना इशू नहीं है। हमारा जो मेन है ना वो ये है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को बता दिया कि तैमूर तो ऑलरेडी नोन है, फातिमा ने NAD से किया हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट है। पता है अली जो है वो फैसलाबाद से है और आहद जो है वो हमारे साथ कराची से ही है। तो ये अपनी अच्छी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हम जो है ना इसको थोड़ा सा वो दोबारा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ना बैक एंड पे चले जाते हैं क्योंकि नए लोग आए। ये जो क्लासेस हो रही हैं तकी, जैन, आहद, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। हमने इसके अंदर CNC की प्रोग्रामिंग पूरी करनी है और जो मशीन तुम आज तक ही देख करके आए हो वही मशीन, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैं यहाँ पूरी कर चुका हूँ। उसका पूरा मशीन जो है वो पूरी जो तुम मशीन देख करके आए हो, तो उसकी कीमत कितनी है तुम्हें पता है? कुछ आइडिया दिया उन्होंने कितनी की? तकी, कैन यू टेल एवरीबॉडी दैट व्हाट यू हैव सीन टुडे?
जी सर, सर उसकी तकरीबन 75 to 80 लाख बता रहे थे और चाइना से इंपोर्ट की हुई है उन्होंने। अच्छा ठीक है, और उनके पास काम कितना है उसका? सर वो काम एक्चुअली एज अ कंपेटिटर वो गिनते हैं तो बताते तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने जो नोट किया है उसके मुताबिक सर उन्होंने मतलब 7 to 8 मंथ के अंदर जो है वो एक और मशीन भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जो उनकी नेक्स्ट मंथ में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब काम है ना यार, 70-80 लाख रुपए कमा लिए ना उन्होंने एक साल के अंदर। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब वो तुमने और तैमूर ने, तैमूर और तुम तो एक दूसरे को जानते हो, मैं हर शहर के अंदर ना अलग अलग ये मशीनें लगाने जा रहा हूँ। मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और ये मशीनें विंसन की हैं। विंसन जो है वो बेसिकली ये मशीनें प्रोड्यूस करती है ना, तो ये पे वर्ल्ड वाइड हम लगाने जा रहे हैं। तो हमने इसको ह्यूस्टन में भी लगा रहे हैं, यूएसए में। अच्छा मैं इसमें से बता दूं, मेरे जहन में कुछ लोग हैं, मैं हो सकता है उनको मैं यूएसए भी भेजूं काम करने के लिए। कुछ तो जाएंगे अपना जॉर्जिया, लेकिन जॉर्जिया में इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो लोग यहाँ ये काम सीख रहे हैं क्योंकि वो फिर कोर टीम है जिसने पूरे सारा काम जानती है, तो फिर वो हम उसको यूएस भी भेज सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। यूएस बहुत बड़ी मार्केट है और हम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कमा सकते। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी आई वांट टू डू समथिंग फॉर आवर पाकिस्तान, तो मैं सेलेक्ट करके तुम लोगों में से ही बंदों को भेजूंगा जो वहाँ जाके कंपनी चलाएंगे, ठीक है? और यही काम आप हर जगह कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा तुम लोगों को लेके जाता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ की जो हमने मशीन लगाई है कराची के अंदर, वो जो है वो चाइनीज़ नहीं है, तो उसमें वो बेसिकली जर्मन सारे कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए थे और कुछ पार्ट हमारे अपने थे। अब जो हम मशीन बना रहे हैं वो 100% हमारी है, लेकिन हमारी लेज़र जो है जर्मन, तो हमारा जो कॉस्ट है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की है। और आप इस्लामाबाद में जगह देखें, हमने जो जगह अमार जाफरी साहब के साथ की थी, वो जगह स्टूडेंट्स के लिए होगी बेहतर। वहाँ पे छोटी मशीन हम लगा देंगे कल, लेकिन जो बड़ा काम लेने वाली मशीन है ना वो हम अलग लगाएंगे, ठीक है? तो हम इस पूरे जो कोर्स चल रहा है, ये चौथी पाँचवीं क्लास चल रही है इस वक्त, तो इसके अंदर तो हम पूरी की पूरी उसकी बैक एंड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ये जितनी भी मशीनें हैं ये सब जी कोड पे रन होती हैं। हमने जो मशीन यहाँ लगाई, तो मैं तुम लोगों को वैसे बताया तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर डे का काम कर रही है इस वक्त। और अभी जो नए उनको ऑर्डर्स मिले हैं वो तकरीबन 12 लाख रुपए हफ्ते के हैं। तो वो अभी शुरू हो रहा है काम, लेकिन उससे पहले तो मुझे अभी ही वहाँ पे 2 मशीनें और लगानी है, क्योंकि वो काम बड़ा आ गया है। और वो बड़ा काम क्या है मैं जारी बात है डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। वो काम बड़ा आया है, एक दो इंडस्ट्रीज हैं जिनके स्टील के डाइयाँ कटने की बन करके आती थी चाइना से। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये कर दिया है तो हम रोक देते हैं, आप ये इन्वेस्टमेंट करें, ये सारा काम हम आपको दे रहे हैं। तो वो मैं 2 मशीनें पाकिस्तान और भेज रहा हूँ अभी। और अगर तुम लोग देख लेते हो और तुम लोग कोई मार्केटिंग अच्छी स्टैब्लिश कर लेते हो, तो तुम हो, तैमूर हो, अमार जाफरी साहब के साथ आप एक अलग सेटअप शुरू कर दें, वो फैजुल हसनैन देख लेगा, और तुम लोग जो है ना वहाँ पर ये मशीनें लगाना शुरू करो। तो इसी तरह शेखुपुरा वगैरह के अंदर भी हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ना, जहाँ काम हो रहे हैं ज़्यादा, आप मेरी कंपनी विंसन की कंपनी की हर जगह एक सेंटर लगा दें जहाँ पे ये बड़ी सीएनसी मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा बाकी जो लेथ मशीन वगैरह है वो भी है, तो मैं तुम लोगों से कुछ वीडियोस मैंने शेयर की थी इस ग्रुप में, वो दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लेवल पर हैं। और ये सारी की सारी मशीनें अपनी बनती हैं विंसन की, ये हम किसी से चाइना वाइना से नहीं लेते कोई भी मशीनें। इवन सीएनसी लेथ मशीन भी अपनी बनती है, और जो उसके कंट्रोलर्स हैं वो भी हम अपने बनाते हैं, सारे के सारे कंट्रोलर्स वगैरह सब अपने बनाते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर हमें उसका एडवांटेज ये होता है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से। बड़ा कारोबार है, अरबों रुपए का कारोबार है, और यू आर अ पार्ट ऑफ इट। शुक्र है, आप देखेंगे जैसे भी आगे चलता है। तो मैं तुम लोगों से दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं तुम लोगों से दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। और ये अभी जो वीडियो रन कर रहा हूँ ना, ये देख लो ये क्या है। ये बेसिकली कंट्रोलर है जो मैंने अभी किसी को यहाँ पे भेजा है। ये स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रोलर है जो डीसी मोटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और ये मैंने वीडियो पूरी भेज दी थी। इसके अंदर ये हमारी अपनी कंपनी का है, विंसन अली नीचे लिखा हुआ होगा, तो vinsanali.com लिखा हुआ है। तो ये जो है यहीं पे मैंने बना के इसको इनकोड करवा के ना पार्टी को भेज दिया है। ये अभी मुझे तकरीबन कोई आप लोग वहाँ से 500 पीस बना के भेज दें, इसके सर्किट डायग्राम भेज देता हूँ।
ये तुम 500 पीस भेज देना मुझे बना करके वहाँ से अभी फौरी तौर पे, क्योंकि इसकी डिमांड रहती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि फास्ट उसमें देख सको। तो ये आरपीएम बता रहे हैं। फिर हमने इसको दूसरी मशीन के साथ यानी एक दूसरे से लगा के कंपेयर किया हुआ है कि इसके आरपीएम जो हैं, दोनों आरपीएम वो भी 5200 के करीब है, और ये भी, यानी ये जो आरपीएम है ये इसको शो करते हैं 100% यानी एक्यूरेसी है इसमें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं अगली उसके ऊपर। ये यही मशीन है, इसको दोबारा वो उसमें शो किया होता है। लेकिन और जो ये हमारा सीएनसी है जो कि चल रही है, ओपन जी कोड करेंगे आप इसको जैसे ही, तो ये जी कोड खुल गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये सीएनसी मशीन उसकी कटिंग करना शुरू कर देगी। अब ये तुम लोग देख रहे हो कि ये चल रही है, कटिंग कर रही है। तो ये सारी मशीनें अपनी बनती हैं। जो अगर तक कि वहाँ जाके देख करके है जिसकी करोड़ों रुपए मालियत है उन मशीनों की, ये मैंने कवर वगैरह हटाए हुए, वरना कवर के अंदर हो तो ये पूरा वही काम कर रही है। ये सब ऑटोमेटिकली कट करके ना ये पूरा बनाती है हर चीज़। जो भी आपने उसके प्रोग्रामिंग दे देते हैं कि ये पार्ट इस तरह का बना दो, ये बनाती है। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक जो तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये उनके हाँ ये मशीनें बनती हैं। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी ये मशीनें नहीं बनाती, ना बनाती है ना नॉलेज है। हम ये इसको लेकर के आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तो दो हो गई। अच्छा, अब आ जाए, ये मैंने फेसबुक की एक और शेयर की थी, ये भी देख लो तुम लोग। ये क्या चीज़ है? ये एक प्रिंटिंग मशीन है जो मैंने फातिमा की कंपनी जहाँ वो काम कर रही है, तो वहाँ पे मैंने उसको उस दिन बताया था कि हम ऐसी हैंड हेल्ड मशीन बना देंगे जिससे कि आप प्रिंटिंग जो है ना अपने हाथ से कर सकें। ये अब हाथ से पकड़ के लेबल प्रिंटिंग, नेम प्रिंटिंग, डब्बों पर प्रिंटिंग कर रहे हैं, सीरियल पोर्ट की प्रिंटिंग कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अभी तक पाकिस्तान में स्क्रीन प्रिंटिंग के ज़रिए प्रिंटिंग की जाती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मशीनें अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, अगर होंगी तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होंगी। आप अपनी ये मशीन मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं पूरी की पूरी। मैंने इसके सारे कंपोनेंट्स मंगा लिए, मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ इसकी कंपोनेंट्स वगैरह। तो मैं इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ कर रहा हूँ इस वक्त, और ये इंशाल्लाह वीकेंड तक मैं इसकी प्रोग्रामिंग पूरी मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि इसकी नीचे की डाई बननी है। तो ये फिर आपका क्या होगा कि हम जा रहे हैं दूसरे उसके ऊपर। ये तो इसके अंदर इन्होंने स्क्रीन लगाया हुआ है। हम क्या करें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा फीड करके जस्ट प्रेस करेंगे तो वो डाटा वहाँ चला जाएगा। आप जैसे ही किसी चीज़ पे रख के इसको फेरेंगे तो यहाँ प्रिंटिंग कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी मूवमेंट है वो उसको मैंने जो माउस के नीचे आपके पास एक IR सेंसर लगा होता है उसके ज़रिए से किया है कि प्रिंटिंग कैसे होगी। वो जैसे माउस मूव करते हैं ना, तो माउस मूव करते हैं तो वो मूव करता हुआ नज़र आता है। इसी तरह से जैसे ही वो शख्स मूव करेगा, नीचे इसके माउस का सेंसर लगा होगा, माउस सेंस कर लेगा कि ये मूव हो रहा है, और वो चाहे कितनी भी स्पीड में करे, वो बिल्कुल तेज़ी से मूव कर जाए या वो स्लो मूव करे, वो प्रिंटिंग 100% एक्यूरेट करेगा, ठीक है। ये मशीन भी अभी हम अपनी यहीं पे बना रहे हैं पूरी की पूरी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कौन सी वीडियोस भेजी थी? अच्छा, ये तो वही है जो ये इसी उसी मशीन से मेटल कटिंग हो रही है, जो अपनी सीएनसी मशीन है। हम यहाँ पे बड़ी मशीनें भी देते हैं और छोटी मशीनें भी बना के देते हैं। तो ये अपनी कंपनी की ही मशीनें बनी हुई हैं। फिर मैं तुम लोगों को भी इसका सॉफ्टवेयर भी दिखाता हूँ पूरा। अच्छा, हम क्योंकि अब हमारा अपना जो नेक्स्ट लेवल है, और इसमें बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं, जो इसकी मेन ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ये इतनी महंगी क्यों होती हैं मशीनें, और इनकी क्या वजह है, और पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाती हैं, क्या वजूहत होती हैं, वो भी मैं तुम लोगों से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया बंद। हम आ जाते हैं दोबारा अपनी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो जो तुम लोगों ने पहले सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, तुम लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था? नहीं, हम मैसेज कर रहे थे आपको। ओह शिट, सॉरी यार, मैं तो चला के वीडियोस पूरी दिखा चुका हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, गोइंग अगेन, सॉरी। अच्छा देखो, ये देख लो, ये जो है अपनी जो सीएनसी मशीन है ना, ये जी कोड वगैरह जो हो रही है वो है, मैंने भेजी हुई थी, तुम लोगों ने देख भी ली होंगी। अब ये देखो, इसमें ये जी कोड प्रोग्रामिंग हो रही है पूरी, और ये जी कोड हमने लोड किया इसमें, और लोड करने के बाद इसको हमने ड्रॉ जी कोड कर दिया। ये विंसन कंपनी की अपना ही सॉफ्टवेयर है पूरा, और ये मशीन है। अब इसने यहाँ पे इसकी कटिंग करना शुरू कर दी है। तो तकी बी प्रिपेयर, बिग मनी इज कमिंग टू यू गाइज। और फिर तुम लोगों ने
अच्छी मार्केटिंग करो, निकालो। फातिमा को तो हम कोशिश करेंगे कि बस फौरी तौर के ऊपर अपने पास अपॉइंट करके ले आएँ, क्योंकि उसको मैंने बहुत सारे और भी काम देने। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो पता चल जाते हैं थोड़ा सा भी देख के ना कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, यानी जब समझाओ तो उसकी जो पिकअप पावर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को तो आना चाहिए। और फिर तुम लोगों के चांसेस भी हो सकते हैं आई सेंड हर टू यूएस फॉर वर्किंग ओवर देयर, क्योंकि ऑनेस्टी भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। अच्छा, ये हो गई हमारी एक जो अभी तुमको मैंने दिखाई थी। और जो फेसबुक वाली मशीन थी, ये तुम देख लो, ये फेसबुक वाली मशीन है। हाँ, ये जो फेसबुक वाली मशीन है, ये मशीन वो है जो कि प्रिंटिंग करती है। जो फातिमा जिस कंपनी में काम कर रही है अभी, जैसे बता चुका हूँ, वो डायरेक्ट प्रिंट करते हैं कपड़ों के ऊपर, बड़ी प्रिंटिंग मशीन है। वो प्रिंटिंग मशीन हम बहुत इजीली बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये जैसे ये प्रोग्राम कोर्स फिनिश होगा तो फातिमा को ये पूरी मशीन बनानी है यहाँ पे, और इसके कंपोनेंट्स आ गए। वो मैं पाकिस्तान आ गया तो भेज दूँ, आ गया तो ले आऊँगा, नहीं तो मैं भेज दूँगा फौरी तौर के ऊपर। तो ये लेबल प्रिंटिंग मशीन है। इसके अंदर बहुत एडवांटेज है, इसके किसी भी चीज़ पे प्रिंट कर लो। और एक मशीन ये बनाओगी और एक मशीन और बनाओगी, वो होगी डायरेक्ट टी शर्ट्स वगैरह पे प्रिंटिंग की। तो अभी जो थर्मल ट्रांसफ़र वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म। आपकी कंपनी होगी, फिर आपकी कंपनी होगी, फेसबुक पे आप मार्केटिंग करेंगे। किसी शख्स ने अपने बच्चे की तस्वीर प्रिंट करानी है, सालगिरह पे बच्चों को तोहफे में देनी है, वो चाहते हैं कि उसकी तस्वीर प्रिंट हो जाए। टी शर्ट्स के ऊपर टी शर्ट सेलेक्ट करें, आपने प्रिंट की और उसको पोस्ट कर दी। किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ साइज़ की, और उसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे और वो ऑनलाइन होगा, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होगा। दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी चाहिए तो हर एक यूके में लगा देंगे, एक मुख्तलिफ जगह पे। तो वो आपने डिजिटल डायरेक्ट फैब्रिक प्रिंटिंग, इस किस्म की प्रिंटिंग, और ये मशीनें सारी बेच सकते हैं, और ये कन्वेयर बेल्ट पे भी चल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक। इसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा, ठीक है, ये बंद हो गया यहाँ से। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर में जो तो बाकी और मशीनें तुम लोग देख लेना जो मैंने भेजी थी। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अब ये जो इसकी जो वो प्रिंटिंग मशीन थी ना, उसका ये है हेड। देखो इसको, ये हेड है, मैंने इसकी तस्वीर भेजी हुई है। इस हेड को प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब मैं इस वक्त जो है ना, इस हेड की डाई बना रहा हूँ, नीचे की कनेक्शन की डाई बना रहा हूँ। इस हेड की डिटेल्स ये नहीं होती किसी के पास भी, ये मैंने बाकायदा वहाँ से ली है उनसे, और ये हेड है जो उस मशीन के अंदर लगेगा। बस आप यूँ करेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है और ये कैसे काम करेगी, देखो प्रिंटिंग में ना, जब आप अपना हाथ चलाते हैं तो एक आदमी की हाथ की स्पीड कुछ और हो सकती है, बहुत तेज़ी से घुमा दे, बिल्कुल स्लो स्लो करे तो प्रिंटिंग हो गई। इसमें जैसे माउस के नीचे आपके पास ये लगा होता है ना, ये लगा होता है माउस के नीचे, इसी तरह से वो लगा हुआ होगा जो कि सेंस कर रहा होगा आपकी स्पीड को, और उसी स्पीड से, चाहे वो जितनी भी तेज़ी से घुमाए, चाहे वो कितना भी स्लो करे, चाहे वो किस तरह से भी करे, वो प्रिंटिंग हमेशा जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट होगी, वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये एक मशीन है और ये हम बनाएंगे, और यही मशीन, यही इसी तरह के मल्टी कलर हेड्स हैं जो कि बड़ी मशीन में लग जाएंगे। एक बड़ी मशीन में हम क्या करेंगे कि हम बजाय इसके कि एक हेड लगाएं, नॉर्मली जो जहाँ फातिमा काम कर रही है वहाँ CS कहलाता है, कंटिन्यूस इंक सर्विस सिस्टम कहलाता है, वो लगा होता है, और उसमें वो एक ही हेड लगा होता है जो पूरे उसमें प्रिंट करता है। स्पीड अच्छी होती है उसकी। हम क्या करेंगे कि बड़े अरस के ऊपर 5 या 6 मशीन, 5 या 6 हेड लगा देंगे। हम खुद मैन्युफैक्चर, हम जैसा चाहें, तो जो स्पीड है ना प्रिंटिंग की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो किसी भी और कंपनी से मैच नहीं कर सकेगी। क्योंकि अगर एक मशीन को 5 फुट का ट्रैवल करना है और उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड में 1 फुट ट्रैवल करेगी। तो अगर 5 हेड लगे हुए हैं और वो सिर्फ 1 फुट मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 5 फुट की प्रिंटिंग 1 सेकंड में करेगी जो पहले 5 फुट में करेगी। और यही चीज़ जो है रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री इनोवेशन मांगती है। ठीक है, तो ये जो हम अभी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो इसके अंदर सारी की सारी यही चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, उसका फ्रंट एंड बना रहे हैं। अच्छा, मैंने जब भी तुम लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाया था, जो मैंने अभी आज तुम लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस सॉफ्टवेयर को भी तुम लोग देख लो कि जो तुम लोग अभी देख रहे थे ना, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ दोबारा, एक सेकेंड। हाँ, जो तुम लोग सॉफ्टवेयर देख रहे थे, जो अभी जिसकी मशीन मैंने चलते हुए तुम लोगों को दिखाई थी, तो वो जो मशीन थी, वो सॉफ्टवेयर ये था।
ये वाला सॉफ्टवेयर था, ये मैंने C# में लिखा हुआ है, और ये 5 एक्सेस मशीन के लिए, जो 5 एक्सेस की लेथ मशीन है उसके लिए। तो वो लेथ मशीन थी तो वो अलग थी। अब हम जा रहे हैं जिसके ऊपर ये हम जा रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हर प्लेटफॉर्म पे चल सके। तो हमने अब जो लैंग्वेज चूज़ की है वो लैंग्वेज चूज़ की है जो दुनिया भर में चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, ये लैंग्वेज पाइथन, एक तो लैंग्वेज पाइथन है जो कि कोई भी शख्स जाके इंटरनेट पे सीख सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा हुआ है, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। लेकिन देखो बेटा, फ्री कोर्सेज के अंदर वो आपको हर वो चीज़ सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं, काम नहीं दे सकते। नंबर 1, आपको तो काम चाहिए करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं। मसलन जैसे कि मैंने तुम्हें बिज़नेस बताया कि ये हमें प्रिंटिंग हेड बनाना है, तो इसको किस तरह से कनेक्ट करना है, इसमें क्या होगा, इसमें लैंग्वेज सिर्फ एक पार्ट है इसका। बाकी जो पूरी की पूरी जो है वो नॉलेज है जो कि पीछे बेस में चल रही है, वो आपको फेसबुक के इन सब जगह पे नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत ही जो सिंपलिस्टिक चीज़ होती है वो पड़ी होती है वहाँ पर, मगर जो डिटेलिंग है ना वो नहीं होती। तीसरी चीज़ ये, इस लैंग्वेज को करने के बाद जो आपके पास जो हाथ में जो आपके हुनर आएगा उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अमेरिका में पाइथन के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी सैलरीज लाख $1.5 लाख है पर ईयर, यानी वो बहुत अच्छे पैसे मिलती हैं इसलिए। और जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं तो दे गट मनी लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो प्रोडक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। सॉफ्टवेयर हाउस में एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके दूसरे सॉफ्टवेयर पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन चलती है। तो जो लोग इसके नॉलेज होते हैं उनको, उनकी बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं। और ये पाकिस्तान में तो इस किस्म के कोई CNC वेंसी के कोर्सेज कराता नहीं है, ना लोगों को पता होता है, तो इसकी वर्थ अलग है। तो वो जो अभी तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखा था वो ये वाला था, जिसको हमने यहाँ पे ओपन जी कोड किया था, तो जी कोड उसमें खुल गए थे सारे जी कोड के। जैसे ये वाला जी कोड मैंने उसमें ओपन किया हुआ था तो ये पूरा जी कोड यहाँ आ गया, तो फिर हमने इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ हो गया था। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये भी अपनी कंपनी का बनाया हुआ सारा, तुम लोग इसको देख सकते हो सब चीज़ें। और ये 5 एक्सेस मशीन के लिए, क्योंकि एक दफ़ा फिर तुम देखोगे ना तो तुम्हें इसमें नज़र आएगा कि ये एक्सेस जो है ना वो आपके पास XYZ भी है, फिर रोटेट डिग्री है जो कि 4th एक्सेस है, और फिर स्पीड हैंडलर है जो 5th है, जो चूड़ियाँ वगैरह काटने के काम आता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, हम आ जाते हैं अब, इसको तुम कर देते हैं नीचे, ये भी नीचे हो गया, और हम आ गए इसके ऊपर जो हमारी अपनी वो चल रही थी पाइथन वाली ना। तो ये हम इसके ऊपर अभी अपना सारा का सारा फोकस है। अब हम पिछला पूरा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले अभी तक क्या चीज़ की थी, और हमारी अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले जो पाइथन है उसका मैं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पिछला जितना भी हमने किया उसमें हमने अभी पाइथन को डेवलप करना शुरू किया। तो हमने अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद विजिट्स पे आए हम। विजिट्स पे आने के बाद जब हमारे विजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर समझो कि हम इस काबिल हो गए कि हमने लैंग्वेज बोलना सीख ली, उसका सिंटेक्स समझ लिया। अब हम काम की बात करना शुरू करेंगे कि अब काम क्या करना है। जब आपको लैंग्वेज आ गई है तो आपने किसको क्या कहना है। तो जो अहद अली का जो क्वेश्चन था, वो उसका अली का जो क्वेश्चन था वही था कि हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं। तो पाइथन बेसिकली वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो आपके पास पीसी पे चलेगी, या आपके मोबाइल फ़ोन पे चलेगी, या मैक पे चलेगी। तो हमारा यूज़र तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना इंटरनेशनली, तो ज़रूरी तो नहीं है कि विंडोज़ का ही रखे। हम डेडिकेटेड इंटरफेस भी दे सकते हैं। ये एक सेकेंड, ये क्या मैसेज है इस वक्त। अच्छा ठीक है, हाँ। तो अब हम डेडिकेटेड लैंग्वेज भी, सर्वर भी दे सकते हैं साथ में, मगर हम ये कर सकते हैं कि उसको इस तरह से रखें। हाँ बेटा, वो जो है ना जैन, अभी अगर बीच में मैसेज इस तरह छोड़ोगे ना तो मैं देख करके जवाब नहीं दे सकूंगा, तो लेक्चर डिस्टर्ब होते हैं। बाद में बता देना जो अभी कुछ हो, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है इसके अंदर कि हम इसमें डेडिकेटेड भी दे सकते हैं, मगर हमारा कस्टमर कोई भी हो सकता है। जो हमारा कस्टमर कोई भी हो सकता है तो हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए कि हम हर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकें। अभी इस वक्त मैंने बना के रखी हुई है, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी लेज़र है जो फाइबर लेज़र है, जो 30 वाट की है, जो मेटल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती है, और वो हम बना रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, बिक रही है।
तो अब हम उसके ऊपर मैंने आज उसको चेंज करके मैं उसको मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ग्राफ आया होगा, आप जो है उंगली से उसको जहाँ मूव करेंगे लेज़र वहीं मूव करना शुरू कर देगा। उसमें लाइब्रेरी पड़ी होगी, उस लाइब्रेरी में से जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके बटन दबाएंगे वो लेज़र वो प्रिंट कर देगा, किसी भी मेटल के ऊपर एचिंग कर देगा, सारा कुछ कर देगा। और प्लास्टिक वगैरह की वो 40 वाट की है, छोटी है, तो वो किसी भी प्लास्टिक चीज़ को कट कर सकती है। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या विजुअल स्टूडियो सी शार्प में नहीं कर सकते थे कि हम किसी एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसपोर्ट कर लें। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन होगा, किसी के पास मैक होगा, तो वो किसी के पास एंड्रॉयड होगा। तो उनकी कंपैटिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर जाएँ। अच्छा, हमने जो लास्ट उसमें किया था, हमने उसके अंदर जो डायरेक्टली पाइथन की जो विंडोज़ है ना, उसको हम लेके गए थे, यानी विंडो क्रिएशन थी पाइथन की। पाइथन की जो विंडो यानी GUI थी, वो है टिकंटर। टिकंटर एक क्लास है, वो पूरा हमने उसको देख लिया था। उसके ज़रिए से हमने क्या किया था कि उसके ज़रिए से विंडोज़ का एक फ्रेम क्रिएट किया। फिर विंडोज़ के फ्रेम क्रिएट करने के बाद हमारे पास इस पूरे काम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो डिज़ाइन होगा ना, जो डिज़ाइन होगा वही तो हम लेके जाएंगे किसी जगह के ऊपर। तो हमने उसका अप्रोच ये लेके चले कि हमने सबसे पहले फ्रेम क्रिएट करना शुरू की। फ्रेम क्रिएट करने के उसका लाइनें ड्रॉ करना शुरू की। आज का काम तुम लोगों के पास, खासकर फातिमा के पास, ये है कि वो एक फ्रेम क्रिएट करेगी और उस फ्रेम के अंदर इनपुट डाटा आ रहा होगा जिसको वो प्रिंट कर रही होगी। ठीक है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले फातिमा तुमने बना के भेजना है। ठीक है, तुमको क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि मैं तुमको एक खास अलग तरीके से अलग प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी सब लोग अपना करते रहेंगे, तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। ठीक है, ओके सर, हाँ फ्रेम क्रिएट करना और फिर इनपुट डाटा मतलब उसमें प्रिंट करवाना है हाँ, बस। वो मैं अभी बता दूंगा कैसे होगा। मैं तुमसे डिजिटल ऑसिलोस्कोप बनवा रहा हूँ, सही है? जी पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से हो ना तुम, तो तुम डिजिटल ऑसिलोस्कोप का फ्रंट एंड बनाने जा रही हो। तो USB बेस्ड डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स आती हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिस पीरियड शुरू हो रहा है, अब सीरियस लेवल के ऊपर प्रैक्टिस पीरियड शुरू हो रहा है। और अब हम डेली इंटरेक्शन करेंगे, यानी जिन लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना काम करने के लिए, मैं उनसे डेली फीड लेकर के प्रोडक्ट कंप्लीट करूँगा, ताकि इससे पहले कि वो शुरू करें उनकी ये प्रैक्टिस पूरी हो चुकी हो। ठीक है, और हम इसको पब्लिश करेंगे बाकायदा। तो ये जो असाइनमेंट है ना, वो ये है कि तुमने एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप बनानी है जो USB के थ्रू PC से कनेक्ट हो जाएगी, वाईफाई के थ्रू मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी, और आपके हाथ में होगी। बहुत छोटी सी डिवाइस होगी, किसी भी जगह लगाएंगे आप, उसके अंदर 2 वायर होंगे जो बैटरी सेल से चल रहे होंगे। हम 3.7 या 5 वोल्ट का लिथियम सेल उसके साथ लगा रहे हैं। बस उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही जहाँ पे भी लगाएंगे सर्किट के अंदर, उसका जो डाटा है वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ रहा होगा वाईफाई के थ्रू। अगर आपने मोबाइल ऐप यूज़ की है, अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किए, आपने लैपटॉप यूज़ किया है, तो लैपटॉप पे आ रहा होगा वायरलेसली। और अगर आपने लैपटॉप को आपने USB से कनेक्ट किया तो USB से आ रहा होगा। USB से कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि 5 वोल्ट एक्सटर्नल नहीं देने पड़ेंगे, वरना 5 वोल्ट 6 वोल्ट हम उसमें लिथियम की बैटरी देंगे, ये एक प्रोडक्ट बनेगी, और ये इट इज़ अ हाईली सेलेबल प्रोडक्ट। इसको इनिशियली हम एक FPGA पे ले जा रहे हैं, क्योंकि FPGA जो है वो 500-600 मेगाहर्ट्ज़ हैंडल कर सकती है। इसके बाद अगर तुम इसमें कामयाब हो जाती हो, तो फिर अब इसके मैं तुमको फिर FPGA जो है वो यूनी में जब तुम आओगी, तो फिर मैं तुमको वहाँ उसके प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कि FPGA को किस तरह FPGA के अंदर कंट्रोलर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और किस तरह हैंडल्स बनते हैं, और पेल क्या होता है और गेल क्या होती है। तुम्हें पता है FPGA के ओके बारे में? सर, तुम जी पता है। कभी यूज़ की है, देखी है? यूज नहीं किया लेकिन पढ़ा है। अ, मतलब LDA लॉजिक स्विचिंग और डिजाइन का एक सब्जेक्ट था तो उसमें आया था, अच्छा, बट बहुत ही कंसाइज पढ़ा था। ठीक है। नहीं, इसको तो प्रैक्टिकली करना होगा, क्योंकि ये तो एक मॉडर्न दुनिया की एक चीज़ है जिसको पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो है ही नहीं, यानी उनके तो डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है। वेरीलॉग तो बहुत दूर की बात है, अल्टावेरा वगैरह तो भूल ही जाओ। तो वो बंदे ही नहीं है जो इसके जो कर सकें, हालांकि ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ। तो बस वो माइक्रो कंट्रोलर और वो यूनो बोर्ड को ही इस वक्त जो है वो दुनिया की आला तरीन चीज़ समझा जाता है। लेकिन अगर आपने डिस्प्ले बनानी है, तो डिस्प्ले के पीछे जो चिप ऑन ग्लास होती है जिसे कॉक कहते हैं, वो, और जो आपके पास इस वक्त फ्लेक्सिबल PCBs बनते हैं, वो सारे के सारे उस पर जो है वो कंट्रोलर नहीं चलते। ये कंट्रोलर तो 12 मेगाहर्ट्ज़, 16 मेगाहर्ट्ज़, 32 मेगाहर्ट्ज़ ख़त्म। उसके बाद
लेकिन जो FPGA वगैरह हैं इनकी जो रेंज होती है ये बहुत बड़ी रेंज होती है। ये चले जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने पे, 1 गीगाहर्ट्ज़ 2 गीगाहर्ट्ज़, ये डायरेक्ट समझोगे मेन प्रोसेसर्स। अब उसके अंदर आपने डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग करके एक दफ़ा में बना दी जाती है। इंटेलिजेंस, आर्मी और बड़े इदारे वो इसमें काम करते हैं और वही उनको ही इस किस्म की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट्स में इस किस्म का कोई वो नहीं है। एनीवे, तो तुम्हारे पास इस वक्त ये है कि तुम इसका फ्रंट एंड सीखोगी, उसके बाद फिर मैं तुमको जब यूनी में ज्वाइन कर लूँगी इंशाल्लाह, तो फिर तुमको हम FPGA दे देंगे जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग होगी और 500 मेगाहर्ट्ज़ तक की तुमने जो ऑसिलोस्कोप बनानी है। 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 500 मेगाहर्ट्ज़ बनाएंगे, क्योंकि छोटी का तो कोई मसला ही नहीं हो, तो कोई भी कर सकता है, ताकि हम जब सेल करें कोई चीज़ तो कम से कम $500,000 का आइटम हो, ताकि वो उसके ऊपर एक रिटर्न आए ठीक ठाक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने लास्ट उसके अंदर फिर तुम लोगों को ये किया था कि क्योंकि विंडोज़ डिज़ाइन होनी थी, तो तैमूर वगैरह के साथ ये होगा कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं तुम लोगों को और भी बता दूँ, ये जो हम बनाने जा रहे हैं ना, ये क्या नाम है, ये चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं प्रिंटर, ये जो PCB आप बनाएंगे ना, ये PCB में डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। और ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा क्योंकि इसके अंदर मैं ख़ास किस्म का केमिकल दे रहा हूँ, जो कि बेसिकली UV लाइट से सिक्योर हो जाएगा। तो इसके साथ एक UV लाइट चलेगी प्रिंटिंग के साथ साथ, और ये फिर उसके बाद H रेजिस्टेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये स्क्रैचेस से नहीं जाएगा। तो आपकी PCB प्रोडक्शन बहुत हाई फास्ट रेट के ऊपर हो जाएगी, और ये आपके पास 1200 DPI पे प्रिंट करेगा। तो जो आपके पास माइक्रोन्स के अंदर हेयर थिन लाइन वायर्स हैं वो भी ये प्रिंट कर सकेगा। तो डायरेक्ट PCB नीचे रखें, प्रिंट करें, पलटे साइज दूसरी तरफ रखें, प्रिंट करें, मशीन को दें, वो सारे ड्रिल करके होल निकाल देगी। जैसे ही होल निकल जाएंगे तो आपके पास आपके जो CNC लेज़र है वो इसका एक प्लास्टिक का एक कट करके इसका फर्मा बना देगी आपको। उसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, जो भी आपने कंपोनेंट्स जिनको आपने थ्रू होल प्लेटिंग करनी है उसके अंदर वो केमिकल लग जाएगा ऑटोमेटिकली, वो भी मशीन से लगेगा। उसके फ़ौरन बाद जो है ना उसको आप एक कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उससे गुजारेंगे, तो वो अंदर कनेक्शन बन जाएंगे। फिर ग्रीन मास्किंग भी इसी से होगी, ग्रीन मास्किंग का मटेरियल भी इसी से प्रिंट होगा डायरेक्टली, क्योंकि इसकी नोजल्स बड़े हैं। तो जब वो ग्रीन मास्किंग की प्रिंटिंग हो जाएगी तो हमने स्क्रीन प्रिंट का सारा एलिमेंट निकाल दिया और 100% CNC के ज़रिए से आपने बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट बना ली। तो आपको जो मैंने बताया था कि 2 आवर सर्विस दे सकेंगे फाइनेस्ट PCB की, कि जो फाइनेस्ट PCB है वो बनाएं, 2 घंटे के अंदर पूरा PCB बनाया प्रोटोटाइपिंग ले लें और पाकिस्तान में कहीं पे भी डिस्पैच कर दें। बंदा सिर्फ आपको गड़बड़ फाइल भेजेगा, आपने मशीन पे लगाया, 2 घंटे में मल्टी लेयर प्रिंटेड, उसमें कंपोनेंट प्रिंटिंग सब कुछ हो गया। तो आपने एक ही मशीन से सारे काम ले लिए, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे काम ले लिए। तो हम इस वक्त सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी हैव टू कंप्लीट इट क्विकली। अच्छा, तो क्योंकि ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ये किया कि आज की क्लास तो सारी इंट्रोडक्शन में निकल गई, तो वो जो मैंने किया कि उनको ये ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाना शुरू की, क्योंकि आपने क्या करना है कि एक 3D ज्योमेट्री बनानी है। तो तैमूर तुम जो करोगे इस वक्त, तुम्हारे पास जो ज़्यादा होगा अली, वो ये होगा कि तुम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए ड्राइंग्स बनानी है। जो ड्राइंग्स जैसे मैंने तुम्हें स्केचअप की सिखाई थी, क्योंकि उसके ज़रिए से आप G कोड लिखेंगे। तो जो आपकी मशीन के ऊपर, जैसे आपने कोई चीज़, किसी ने कहा कि मुझे ये डिज़ाइन बना दो, तो जैसे ऑटोकैड यूज़ करते हैं या दूसरी कैट फाइल्स यूज़ करते हैं या सॉलिड वर्क्स यूज़ करते हैं, तो अब हम किसी और का सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपका अपना सॉफ्टवेयर होगा डिज़ाइनिंग का, वो भी आप इसी से बनाएंगे। और जब आप उसको ड्राइंग बनाएंगे उसको, तो ड्राइंग बनने के बाद क्या होगा कि आप उसकी आउटपुट लेंगे तो खुद ब खुद G कोड बना देगा। तो 3D प्रिंटिंग में जो ड्राइंग्स बनेंगी वो सब भी इसी सॉफ्टवेयर से बनेंगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी लेयर है। फातिमा इसको यूज़ कर रही है तो ऑसिलोस्कोप डिज़ाइन कर रही है, आप यूज़ कर रहे हैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे G कोड जनरेट हो रहा है, और फिर G कोड जो है वो जाके मशीन पे 2D और 3D दोनों काम करेगा। फिर उसके बाद हम एक टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि स्कैनर बनाएगी। स्कैनर में कोई भी आप बॉडी रख दें और वो क्या करेगी कि लेज़र उसके ऊपर से पास होगी, तो वो उसकी ड्राइंग पूरी की पूरी आपको बना के दे देगा। तो वो हमारे पास क्या होगा कि हम फुल उसमें आ गए कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाने को दी, मसलन किसी ने कहा कि ये पेन बनाना है, तो उसने पेन आपको दिया, आपने पेन रखा, उस पर लेज़र से पास किया, तो उसकी ड्राइंग बनकर आ गई खुद ब खुद ही। अब जो टूलिंग करनी है उसी करनी, ठीक है। हम देखते हैं हमने क्या किया था, ये टेस्ट 2 पाई हमने बनाई हुई थी। तो लास्ट उसमें हमने क्या किया कि ये हमने ये ड्रॉ ऑन स्क्रीन की थी सारी चीज़ें,
हमने विजेट्स के अंदर आपके पास बटन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फ्रेम ले लिया दूसरा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करने के बाद फिर आज की अगली उसके ऊपर चले आते हैं, फिर मैं असाइनमेंट दे दूंगा फातिमा को क्या क्या करना है, क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आगे अब वो इन चीज़ों को कर सकती है। तो थोड़ा सा ये कि हमने सबसे पहले टिकंटर इंपोर्ट किया, उसके अंदर टिकंटर पीके ले लिया, फिर हमने एक फंक्शन बनाना सिखाया। फंक्शन जो है वो हम इसको फंक्शन कहते हैं, कुछ लोग इसको क्लास कहते हैं, कुछ लोग इसको मुख्तलिफ चीज़ों से नामों से पुकारते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। तो फंक्शन क्रिएट करने का जो तरीक़ेकार है उसमें हम सिर्फ डेफिनेशन DEF लिख देते हैं। उसके बाद जो भी हमने बॉडी क्रिएट करनी होती है, जिसका नाम रखना होता है, नाम रख के पैरेंथेसिस लगा के इस तरह से कर देते हैं और उसके बाद रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न का मतलब ये कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ठीक, जो भी प्रोग्रामिंग चलती है उसी तरह चलती है। जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो प्रोग्राम काउंटर अपनी करंट लोकेशन को एक मेमोरी में रखता है, फिर उस फंक्शन पे जाता है, वहाँ से फंक्शन करके वापस आता है और वापस आके वहीं से रिकंटिन्यू करता है। कुछ फंक्शंस रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस कुछ भी रिटर्न नहीं करते, वो अपना काम करके, उनका काम ही होता है वहाँ जाओ ये काम करके वापस आ जाओ। मगर देखो दो तरीके होते हैं, एक आदमी होता है कि फलानी जगह जाना, सदर जाना, 100 रुपए का ये आइटम खरीद के लेकर के आओ, तो वो वहाँ जाएगा, 100 रुपए देगा, आइटम लेगा और आइटम साथ लेके वापस आएगा। एक ये होता है कि भाई तुमने ये चीज़ लेके जानी है, वहाँ जाके उसको दे दो और दे करके, या तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके उसको ये बता दो, बता करके तुम वापस आ जाओ। तो उसका काम क्या हुआ कि वो गया लेकिन उसने रिटर्न कुछ नहीं है, ना वो कुछ लेके गया और ना कुछ लेकर के आया, जो भी कुछ था वही हो गया। वो या वहाँ गया, उसने कुछ काम किया और करके वापस आ गया। तो इसी तरह से फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस लेते हैं, कुछ फंक्शंस रिटर्न करते हैं, कुछ नहीं रिटर्न करते। तो ये इसके अंदर नहीं है। अगर कोई चीज़ आपने फंक्शन के अंदर भेजनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और उस वेरिएबल का कोई भी नाम रख देंगे, जैसे माई वैल्यू, मेरी वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू मैंने भेजी है, माई मनी भेज दी जैसे कि। अब ये माई मनी जो है ना, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसमें ये वैल्यू करके भेजेंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि माई इनकम इज इक्वल टू, अच्छा, माई इनकम इज इक्वल टू माई मनी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऊपर जो उसके अंदर उसने शेयर दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसमें माई इनकम में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एक नया आपके पास वेरिएबल क्रिएट हो गया और इसने माई मनी को इसमें दे दिया। तो ये वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से हम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू भेजते हैं और फिर जो वैल्यू अंदर जाती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और अगर हमने कोई चीज़ रिटर्न करनी होती है तो हम रिटर्न के फ़ौरन बाद वो चीज़ लिख देते हैं, माई आउटपुट। ठीक, तो जो माई आउटपुट यहाँ पे रिजल्ट हो रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो जब जिस जगह से रिजल्ट कॉल किया गया, फंक्शन कॉल किया गया, तो फंक्शन कुछ वैल्यू भेज सकते हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होते हैं जो आपने बातें करनी है, जो आपने, हम कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट्स इसको ARGS लिखते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। तो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपने फंक्शन से करवानी है तो वो आप उसको कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आपने भेजे या वैल्यू भेजी उसकी। अब ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 16 भी, 50 भी हो सकते हैं, तो हम इसको भेज सकते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ समझने की है कि क्या हम आर्ग्यूमेंट को सिर्फ इसी तरीके से भेज सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो लिखूँगा, ठीक, और वही कंटेंट्स जो है ना वहाँ पहुँचेंगे और वो ही उन पे काम होगा? नहीं, ये एक तरीका है खाली जिसमें आप क्या करते हैं कि कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं क्रिएट करते हो। एक तरीका ये है कि जहाँ कहीं पे भी काम हो रहा है आप ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लें या वेरिएबल क्रिएट कर लें। ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल में क्या फ़र्क है? एक होता है लोकल वेरिएबल जो कि इसी फंक्शन के अंदर जिंदा होगा, इसी फंक्शन में मर जाएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल का मतलब एक आदमी पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसकी सारी ज़िंदगी मेरी हुई, उसके इंतकाल हो गया, वहीं दफन हो गया, ख़त्म हो गया। ग्लोबल वेरिएबल ये कि एक आदमी वहाँ पैदा हुआ है मगर वो दुनिया भर में घूम फिर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। तो उसको आप अमेरिका भी कॉल कर सकते हैं, UK भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी कॉल करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन एक आदमी जो लोकल है, तो लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी फंक्शन के अंदर ही जिंदा हो और उसी में वो ख़त्म हो जाए, उसकी वैल्यू से बाहर ना। उसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल का नाम एक दफ़ा आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल रहता है, उसको आप दोबारा रीनेमिंग नहीं कर सकते, यानी वो अपनी जगह पे हर जगह उसी नाम से पहचाना जाएगा। मगर एक लोकल जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है, जो उसके जो वेरिएबल है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो आपने अंदर रखा हुआ है, तो बाहर दूसरे आर्ग्यूमेंट में वही नाम हो सकता है।
उसमें कोई डाउट नहीं है, वो वही नाम हो सकता है लेकिन वो अलग होगा। अब मसलन फर्ज किया कि एक घर में एक बच्ची है उसका नाम फातिमा है, दूसरे घर में एक और बच्ची है उसका नाम भी फातिमा है। अब ये दोनों नाम फातिमा है मगर ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज है। मगर अगर आप एक इनके ऊपर एक और ले लें, कोई एक और फातिमा हो जो दोनों घरों में आती जाती हो, तो वो अलग चीज हो जाएगी, क्योंकि वो फातिमा अलग है, वो फातिमा अलग है और लोकल फातिमा अलग है। तो जब आप तीनों आएंगे ना एक जगह पे, तो वहां आपको फिर डिफरेंस करना पड़ेगा। तो आपको एक फातिमा बाजी करना पड़ेगा, एक को फातिमा हसन करना पड़ेगा, एक को फातिमा इम्तियाज करना पड़ेगा, ताकि अलग अलग पहचान हो सके। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम इसको वेरिएबल्स को इसी तरह समझते हैं। यहाँ पे तुम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, अच्छा टीचर वो होते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा सके। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन तुम लोगों के पास जब तुम लोग रीजनिंग पर आते हो ना, तो अगर तुम उसको अच्छे से बुनियाद मैंने आज तुम्हारी अगर अच्छी खड़ी कर दी तो तुम मेरी टीम के पार्ट होगे, तो आगे चल कर के बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को डिज़ाइन करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को ब्रीफ करके बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ घोल के पिला दूँ कि कल को तुम्हारे कॉन्सेप्ट में किसी जगह भी ना कोई वो ना, और जो कुछ समझना हो फौरन पूछ लिया करो, मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से फौरन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने टीके जो थी वो अभी फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा नहीं, अच्छा अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ के ऊपर। हमारी अगली चीज़ क्या था, हमने उसके बाद एक हमने बनाया टीके। हमने क्या किया कि हमने टिकेंटर ऊपर इंपोर्ट किया था। टिकेंटर मैंने बताया था क्लासेस थी, पिछली क्लासेस में सब लोगों को बता चुका था कि क्लासेस क्या होती हैं, हम उनको किस तरह इंपोर्ट करते हैं और वो एक फंक्शन बन जाता है। ये ऊप्स टेक्नोलॉजी कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी एक प्रोग्राम को अलग से कॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके कुछ वेरिएबल्स हैं, मैं उन फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि न्यू फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है, मैं किसी और प्रोग्राम में अपना testing2.py इंपोर्ट कर लूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं उसके अंदर न्यू फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने ये तरीका होता है इसको ऐड करने का। तो आप पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो सी लैंग्वेज जानते हैं वो .h फाइल होती है, हेडर फाइल होती है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। 90% प्रोग्रामर्स में ने कभी हेडर फाइल्स जाके देखी नहीं होती। जब मैं इसको रन करूंगा ना, अगर इसमें कोई एरर होगा ना, तो पता चलेगा 2560वीं लाइन के ऊपर एरर है। यानी मैं तो 5 लाइनें लिखी हैं, यहाँ पर 6 लाइनें लिखी हैं, लेकिन जो एरर आ रहा है वो 2000वीं लाइन पर आ रहा है। तो बड़ा आदमी सोचते हैं 2000 लाइन तो मैं लिखी नहीं, तो बाकी जो आपने इंपोर्ट किए हैं उनमें भी तो लाइनें लिखी हुई हैं ना, वो सारे भी तो प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये वहाँ से तो हमने इसको माई विंडो को कॉल कर लिया। माई विंडो कॉल करने के बाद ये इसका प्रोसेस है पूरा, जो हम बता चुके थे कि हमने उसमें ऐप क्रिएट करना होता है। फिर ऐप टाइटल जो हमने ऊपर लिखना है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है, तो मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विंडो के ऊपर लिखा जाता है, ये उसी तरह से आ गया। तो ये सारी इसकी बेसिक्स हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। फिर ये कि साइज़ क्या होगा विंडो का, वो हम डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग नए थे इसलिए मुझे ज़रूरत है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। फिर माई कैनवस में कैनवस आ गई, पूरा हमने पूरा कैनवस वगैरह बनवा दिए, सारा कुछ कर दिया। ये जो फातिमा तुम वो बनाओगी ना ऑसिलोस्कोप, वो हम सेल करना शुरू करेंगे, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी इसमें जो वो है क्या नाम है, इसमें तुमको सारी अल्टावेरा वगैरह सब कुछ करवाऊंगा। वो मैंने बनाया हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं तुमसे फ्रंट एंड इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की। एंड दिस इज गोइंग टू बी सेलिंग प्रोडक्ट इन वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ड्राइंग बनानी थी, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या था, ड्राइंग बनाने का। तो हमने माई कैनवस एक क्रिएट किया, और माई कैनवस कहाँ क्रिएट होगा, अभी पूछेगा ना आपसे कहाँ क्रिएट होगा, तो उसको लिखने का जो नोमेनक्लेचर है, जो लिखने का सिंटैक्स है, या जिसे कहते हैं हम कहते हैं ना कि यार किसी से बात करनी चाहिए तो पहले सलाम वालेकुम कहते हैं, फिर या हेलो कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह माई इसको लिखने का सिंटैक्स था, माई कैनवस का मतलब न्यू कैनवस, फिर कैनवस इज इक्वल टू माई विंडो, फिर माई विंडो के बाद मैंने विड्थ, हाइट और फिर बैकलाइट दे दी कौन सी होगी, और फिर मैंने उसको बताया कि ये कहाँ रखना है तुमने माई विंडो में। तो माई विंडो क्या है, जो एक बड़ा फ्रेम बना था वो था। अब हम देख लेते हैं इसको ये क्या कर रहा है। तो माई विंडो, ये थी माई विंडो। इसके अंदर हमने ग्रिड सिस्टम यूज नहीं किया, हमने प्लेस सिस्टम यूज किया। प्लेस में हम कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, तो हमने कहा 200 बाय 200 पे चले जाओ, तो 200 बाय 200 ये पोजीशन है इसकी, ठीक है। अब जो 200 बाय 200 ये पोजीशन है, तो ये इस जगह पे ये ले आया अपने आप को, ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब हम आ जाते हैं फिर अगली चीज़ के ऊपर। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया कि अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें मैंने एक चीज़ डाल दी, जूम मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अच्छा, पाइथन बहुत ही वर्सटाइल है, इसीलिए ये जिस ज़माने में क्रिएट हुई तो फेल फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये मेमोरी बहुत लेती थी, क्योंकि इसके पीछे इंटरप्रेटर्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे और उस ज़माने में मेमोरी इतनी होती नहीं थी, फ्लॉपी डिस्क का ज़माना था, तो पता ही नहीं चलता था लोगों को। एक्सक्यूज मी, तो फ्लॉपी डिस्क का ज़माना था, पता ही नहीं चलता था लोगों को, तो वो कर नहीं सकते, तो फ्लॉप हो गई। जब इसकी इजाद करने वाले दोनों थक हार गए, उन दोनों ने फिर इसको अबेंडन कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, तो उसको पिक कर लिया नेटफ्लिक्स ने, गूगल ने, और अपनी एप्लीकेशन उसमें डेवलप करवाना शुरू किया और आज दुनिया की पॉपुलर तरीन लैंग्वेज में आ गई। उसकी वजह क्या थी? इस वजह थी बहुत आसान थी। मैंने सिर्फ जूम लिखा, जूम लिख के = 2 कर दिया। अब अगर मैं यही काम किसी दूसरी लैंग्वेज में करता, सी में करता, मैं इसको C# में करता, मैं इसको .NET की किसी उसमें करता, तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि ये साला है क्या, ये स्ट्रिंग है, ये डबल है, ये इंटीजर है, मुझे कन्वर्ट करने पड़ते हैं। और मैं उसमें बाज़-औक़ात आदमी कन्वर्ट ना करे, स्ट्रिंग और जो इंटीजर, उनमें फ़र्क होता है। स्ट्रिंग मसलन 2 4 6 5 8 ये एक स्ट्रिंग है, इसके पीछे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हेक्साडेसिमल में हो रही है। अब वो उसको हेक्साडेसिमल में एज ए कैरेक्टर लिखेगा, नंबर नहीं लिखेगा। अगर उसको प्रोसेस करना है तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबरों में। मैं अगर तुमको ये दिखाऊं, यानी क्यों इतनी पावरफुल है, तुम ये देखो, नजर आ रहा होगा तुमको। मैंने इसके अंदर बूल, पब्लिक इंटीजर, जॉब सी, पब्लिक इंटीजर, फिर उसके बाद अरे है तो अरे को अलग से डिफाइन किया, न्यू स्ट्रिंग 10, फिर पब्लिक इंटीजर x1, फिर पब्लिक इंटीजर मेंटर x, मेंट्री y, इस जूम सब दिए ना, ये सब डिफाइन करने पड़ेगा मुझे। लेकिन मैंने पाइथन में तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया साला, मैं तो बस लिखा, खत्म हो गया काम। कंपाइलर को पता था कि क्या हुआ है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पाइथन इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को आसान बना देती है। इसका सबसे बड़ा इशू क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बताया था। देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे, ये मैंने लिखा फाइल ओपन डायलॉग फाइल नेम, तो फाइल पाथ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पाथ टू स्ट्रिंग, यानी पाथ टू स्ट्रिंग किया मैंने इसको। अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पाइथन में काम करूँगा ये सब चीज़ें ओमिट हो जाएंगी। बाज़ औक़ात नंबर्स हैं तो नंबर्स को फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर। ये हमने जी कोड की प्रोग्रामिंग की डिटेल्स भेजी, अब मुझे यहाँ पर आकर के इसको दोबारा कन्वर्ट है com_r, यानी मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग, मैंने कोई 13,000 प्रोग्राम लिखे हैं आज तक, 13-14,000 के करीब, जिसमें असेंबली लैंग्वेज भी है, सी लैंग्वेज भी है, एम्बेडेड सी भी है, अल्टावेरा भी है, वेरीलॉग भी है, हर किस्म की लैंग्वेजेस लिखी हैं। तो उसमें मैं इतनी चीज़ें लिख रहा होता हूँ, तो मुझे अब ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें फालतू करनी पड़ती है। यहाँ पे फिर इसको मुझे टू स्ट्रिंग करना पड़ा, ज़रूरत ही नहीं थी टू स्ट्रिंग करने की। तो जहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है तो वहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर इंटीजर में उसको मैथमेटिकल मेथड्स में इस्तेमाल करना है, यानी उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू स्ट्रिंग्स करना पड़ेगा या टू कन्वर्ट टू आपको इंटीजर करना पड़ेगा। जब मैं नीचे जाऊँगा ना, यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारी जगहों पे हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है बाकायदा, ताकि हम इसको प्रोसेस कर सकें। सीरियल पोर्ट पे जब डाटा आता है या जो वेबसाइट से डाटा आता है वो करेक्टर्स में आता है, ठीक है। करेक्टर्स का मतलब ये होता है कि सी, अगर मैं करेक्टर को देखूंगा तो करेक्टर जो है एस की है। अब एस की क्या चीज़ है, एस की क्या चीज़ है ये नहीं पता, तुम लोगों को पता है नहीं पता, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, टाइम पूछूंगा टाइम में। ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टर इंटरचेंज, ठीक। इससे क्या होता है कि इन्होंने यूनिवर्सली बना दिया कि 8 बिट होते थे पहले, 8 बिट से ज़्यादा की बिट होती नहीं थी। पहले होते थे 1 बिट, फिर हुई 2 बिट, फिर हुई 4 बिट, फिर हुई 8 बिट, फिर 8 बिट पे आगे दुनिया रुक गई, वो स्टैंडर्ड हो गया। 32 बिट भी चल रहा है, 64 बिट भी चल रहा है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। मगर इनिशियली जो करेक्टर्स जो उन्होंने दे दिए, जो सारे के सारे उसके अंदर, तो वो उन्होंने ASCII को दे दिया। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें समझना क्यों ज़रूरी है, या समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने ये बेसिक्स नहीं समझी तो हम उलझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के अंदर। हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डाटाबेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने वेबसाइट बनाई, एक डाटाबेस बना दी, वो तो बच्चों वाली चीज़ है यार। असल चीज़ तो ये है कि आपके पास डाटा आ रहा है, आपने उसको प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करके उसे रिजल्ट निकालने जो साइंटिफिक मेथड्स हैं। आप डाटा साइंसेस के लिए काम नहीं कर रहे इस वक्त आप इंजीनियरिंग वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ मिलीमीटर्स, माइक्रोन्स, नैनोमीटर्स और नैनोमीटर्स के अंदर काम कर रहे हैं। जब आप PCB पे बनाने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितने माइक्रोन की वायर
बनानी है। जब मैंने शुरू में क्लास ली थी, बताया था, तो उस वक्त मैंने बताया थी एक बात कि क्यों यूरोप या अमेरिका या दूसरी जगहों के ऊपर टेक्नोलॉजी बहुत आगे, पाकिस्तान क्यों फेल है, या इस्लामिक कंट्रीज में क्यों काम नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों को उसकी एक जिंदा एग्जांपल अभी बताता हूँ, ठीक है। ये देखो कि मैंने यहाँ पर इतना कुछ किया, हर जगह मुझे टू स्ट्रिंग वैल्यू टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ा, और बाज़ औक़ात मुझे टू स्ट्रिंग से दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, कि मैं उसको प्रोसेस कर सकूं। मैं तुमको दिखाता हूँ, अभी इसमें आ जाएगा। बहुत सारी जगहों पे जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, डाटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम जाते हैं पाइथन में, तो एक सेकंड रुक जाओ यार जरा। जब हम जाते हैं किसमें, पाइथन में ना, तो पाइथन के अंदर फिर हमको ये नहीं करना पड़ता, हमने जूम लिखा, जूम हो गया। अब हम इस जूम को जरा एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। फिर मैं आज एक जो ना फिर थोड़ी सी चीज़ करके ना क्लास को ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास हमारी स्टैंडर्ड जो हो वो आज की थोड़े, क्योंकि लोग अलग नए आए गए थे, तो अलीना ने इन सबको ऐड कर लिया था ताकि हम बता सकें कि हम रिव्यू कर लें। अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखो जूम जो था ना, तो एक लिखा, अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना मैंने दूसरी लैंग्वेज की तरह मुझे इंटीजर्स डिफाइन करने पड़े, ना मुझे दूसरी लैंग्वेजेस की तरह दूसरी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ा। हम आ गए यहाँ पर, ये लीजिए जी, मैंने इसको प्ले किया। अब ये लाइनें जो ड्रॉ हुई हैं, इसके अंदर हमें कहीं जूम नज़र नहीं आ रहा, ये लाइनें ड्रॉ हुई। मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइन को, जूम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे क्या था कि ये क्रिएट लाइन थी और उसको 100 को जूम से मल्टीप्लाई किया गया था। तो ये जो 100 वाली लाइन थी ना, ये ब्लैक कलर में थी। हम देखते हैं क्या होता है इससे। अब यहाँ पर वो लाइन नहीं है, क्योंकि बड़ी हो गई और वो उसकी लोकेशन चेंज हो गई, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500 का फिगर आ गया, 500 का फिगर आ गया, तो इससे बाहर निकल गई वो, ठीक है। हम चले आते हैं जूम इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ पर ब्लैक लाइन ये आ गई। मैं जूम 2 करता हूँ, जूम 2 करूंगा तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वो 200 के पे चली जाएगी। जूम 2 किया तो क्या हुआ कि वो ये यहाँ पर आ गई, क्योंकि जूम 2 से मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई किया तो इस जगह पे पहुंच गई, क्योंकि वो अब 200 से स्टार्ट हुई। तो जो हम लोग ये करते हैं ना, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने इमेज को जूम किया या छोटा किया या बड़ा किया, तो हम कुछ भी नहीं करते, हम उसकी ड्राइंग की ड्रॉ के कमांड को मल्टीप्लाई कर देते हैं खाली। ये वेक्टर एनालिसिस का मेथड है, ये हम वेक्टर्स में कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, मैं तुम लोगों को इन लोगों को तो जो पहले क्लास ले चुके हैं उनको मैं पहले बता चुका था बहुत डिटेल के अंदर कि जो ग्राफिक्स हैं उसकी कितनी किस्में हैं, और ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर वेक्टर्स को किस तरह से किया जाता है। ये एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को बनाने के लिए टोटल 5 लाइनें चाहिए अगर मैं वेक्टर में जाऊँ, और यही पिक्चर है, अगर मैं इसको बिट मैप में करूँ तो 5 MB चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जाहिर बात है, हम तो उस तरफ जाएंगे ना जहाँ कम से कम डाटा की रिक्वायरमेंट, तो हम वेक्टर पे जाते हैं। तो वेक्टर की जो दूसरे मेथड्स हैं उसमें PNG फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि PNG बना देती हैं। 3D प्रिंटिंग में STL फाइल यूज़ होती है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, तुम्हारे पास जो काम है ना फातिमा, वो तुम ये समझो कि तुमको एक सेट ऑफ डाटा बनाना है, ठीक है। तुमने सेट ऑफ डाटा बनाया, इसी हिसाब से बनेगा, सेट ऑफ डाटा बनेगा। लेकिन जिस तरह मैंने तुम लोगों को बताया था, फॉर लूप बनाया था ना, अगर हम जाएं, हम देखें तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट किया था पहले, जो मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं चला जाता हूँ दूसरे वाले स्क्रीन के ऊपर ना, टेस्टिंग 1 पे। तो टेस्टिंग 1 के अंदर वो फॉर लूप अभी मौजूद है, नहीं है तो लिख लेंगे, उसमें क्या जाते हैं। मैं आज बेसिकली तुम लोगों को लेके जा रहा था सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्टिविटी। यहाँ पे फॉर लूप मैंने दिया हुआ था, मैं जब इसको कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि ये हमने ड्राइंग, ये लाइनें सारी की सारी फॉर लूप के जरिए क्रिएट की, तो आप बहुत सारे आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि ऑसिलोस्कोप में क्या होता है। ऑसिलोस्कोप के अंदर ये होता है कि सीरियल पोर्ट से डाटा आ रहा होता है, और टाइम जो है ना वो आपके पास यूनिवर्सल होता है, जो आपके अपने पास होता है। तो आप ये कहते हैं कि मैंने हर 1 माइक्रोसेकंड के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपके पास 2 एक्सेस हैं, एक एक्स और एक वाई है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप डाटा लेंगी, ठीक है। पहले आप क्या करेंगी, सिर्फ एक स्क्वायर वेव बनानी है, आपने फर्ज किया। अब स्क्वायर वेव बनाने के लिए आप उसके अंदर डालेंगी कि कितनी उसकी स्क्वायर वेव बनेगी। तो आपको स्क्वायर वेव के लिए पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे 1, यानी एक आपने बेस लाइन बनाई,
अब ये ग्राफिक्स के अंदर बन रहा है सारा, और उसमें सारा काम तुमने इसी एरिया के अंदर करना है। तुम सब लोग भी ट्राई करना, इसी एरिया के अंदर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फ्रेम क्रिएट किया कैनवस, उसके अंदर आपने एक लाइन लेके गई, आपने उसको 10 0 to 10 पे ले गई, फिर आपने 5 वो करेक्टर छोड़े, यानी 5 स्पॉट छोड़े वाई के ऊपर, और फिर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आप नीचे लिए, फिर आप ऊपर ले गई, और ये कंटिन्यूसली होती रहे, ये रिपीट साइकिल 1000 टाइम चलता रहे। 1000 टाइम कैसे चलेगा? 1000 टाइम तो हो गई, इसलिए कि स्क्रीन खत्म हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन खत्म हो जाएगा और वो पीछे कहीं बाहर प्रिंट हो रहा होगा, पहले वाला नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारी लॉजिक देखनी है कि तुम किस तरह से टाइम फ्रेम को पीछे लेके जाते हो, ठीक है? यानी फ्रेम, पीछे का जो फ्रेम है वो क्रिएट करके उसके ऊपर नया डाटा जो आ रहा है ना, वो हमेशा टॉप पे प्रिंट होना है, पिछला डाटा बाहर चला जाए और वो रिकॉर्ड हो रहा हो। ऑसिलोस्कोप को समझना, फिर मैं तुमसे कल अलग से, यानी इसी टाइम पे तुमसे पूरा डिस्कस करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा। पहले तुमसे समझूंगा कि तुमने अगर बनानी है ऑसिलोस्कोप, तो एक डाटा आ रहा है, वो डाटा पहले प्रिंट होगा, फिर आगे प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होता चला जाएगा तेजी से। जब वो प्रिंट होता चला जाएगा तेजी से, तो क्या होगा कि आपके पास जब वो प्रिंटिंग होना शुरू होगी, तो आपने उसको जो लेटेस्ट डाटा आ रहा है वो सबसे आखिर में आना चाहिए, नहीं फ्रंट में आना चाहिए। ऑसिलोस्कोप में तो जो चेंजिंग आ रही है वही नजर आएगी ना, और जो पिछला डाटा है वो बाहर चलता चला जाए। जो चीज़ डाटा फ्रेम से बाहर निकल जाए वो प्रिंट ना हो, क्योंकि उसकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं। तो 1000 आपके पास करेक्टर्स आए हुए कि 1000 इंफॉर्मेशन आएगी, हर उसको प्रिंट करने, टाइम आपका बढ़ेगा। तो ये लाइनों का ड्रॉ करके जो मैं सिखा चुका सारा, उसको रख करके आपने फंक्शन क्रिएट करना है। पहले आपने क्या करना है कि डाटा फाइल को रीड करना शुरू कर देंगे, यानी फाइल आ गई, उसमें पहला करेक्टर आया, उसको प्रिंट किया, 0 से उस पर ले गए, फिर 0 से आगे उस पर ले गए। ये तुमने फिर कल अपनी लॉजिक डेवलप करके फिर मुझे पूरी की पूरी बतानी है कि तुमने ये कैसे कर सकती हो। फिर मैं उसको लेकर के इम्प्लीमेंट करूँगा, और इम्प्लीमेंट करके हम नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हारा बनाया हुआ पूरा सॉफ्टवेयर इन लोगों को टेस्ट करवाएंगे कि इसने कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ करते हुए ऑसिलोस्कोप का फ्रंट एंड तैयार किया। फिर हम उसमें लेबलिंग करेंगे, टाइम शेयरिंग डालेंगे, फिर जितनी भी चीज़ें हम इसमें और आती हैं हम डालते चले जाएंगे। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है प्रोटियस, तुम लोग यूज़ कर रहे होगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसके अंदर जो ऑसिलोस्कोप का इंटरफेस है ना, पूरा वही इंटरफेस बना लेंगे, और उसी इंटरफेस को, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सामने रखते हुए डाटा इनपुट लेंगे, और उस वक्त फिर मैं सीरियल पोर्ट से तुमको डाटा क्लियर करूँगा। आज के लिए जो नया सीखने का है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मैंने इस वक्त ये किया था कि फंक्शंस वगैरह को और विजिट्स वगैरह को कॉल करना, लेकिन अब टाइम हो चुका है, तो मैं जल्दी से तुम लोगों को इस चीज़ पे ले आता हूँ कि मैंने आज तुम लोगों के लिए इसमें रखा था कि हम सीरियल पोर्ट हमें कैसे पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे इसका सीरियल पोर्ट निकाला हुआ है बाहर। मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्ट serial.tools.list_port ये मैंने कर लिया। ये एक इम्पोर्ट किया है, ये सीरियल पोर्ट की अपने सिस्टम की कमांड है। आपने डायरेक्टली एज इट इज यूज़ कर लेना, क्योंकि बहुत सारे नोमेनक्लेचर जो हम बनाएंगे कोई सॉफ्टवेयर, तो हमने जो नाम रखे होंगे तो आपको उसी नाम से कॉल करना पड़ेगा ना। आपके घर में बच्चे, तो आपने बच्चों का नाम रखा है, मसलन किसी का नाम आपने मोहम्मद रख दिया, तो अगला मोहम्मद को कॉल करेगा मोहम्मद के नाम से ना, वो अपना नाम तो नहीं रख सकता। तो कुछ चीज़ें सिस्टम डिफाइंड होती हैं, तो ये सिस्टम डिफाइंड है कि serial.tools.list.port, ये जो पोर्शन तुमको नजर आ रहा है इसको मैंने हाईलाइट किया, ये आप एज इट इज कॉल कर लें। कॉल करने के बाद हम इसमें नीचे आ जाते हैं। ये मैंने डेफिनेशन फंक्शन भी बनाया था कि हाउ टू फाइंड आर्डिनो, तुम लोगों को दिखाने के लिए, मगर इससे पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं सारी की सारी, ठीक है? ये आ गया। अब उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे, हाँ, ये हम आ गए सीरियल पोर्ट के ऊपर, ठीक है? हम आ गए सीरियल पोर्ट के ऊपर। हमने क्या किया कि पोर्ट इज इक्वल टू serial.tools.list.com पोर्ट्स, ये हमने यहाँ पर ना एक मैंने लिख दिया कि पोर्ट्स बनाओ, ठीक है? एक वेरिएबल क्रिएट करो पोर्ट्स, जो कि स्ट्रिंग होगी, उसमें आपने ये पूरा का पूरा एक चीज लिख दिया, ठीक? ये होगा। फिर नंबर कनेक्शन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोर्ट्स, तो नंबर कितने कनेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें मैंने लिख दिया कि ये जो पोर्ट्स आपने उठाए हैं सिस्टम के थ्रू, इसमें कितने पोर्ट्स हैं जरा बताओ मैं, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ कनेक्शन के साथ।
फिर मैं चला गया फॉर इंटीजर, फॉर आई इंटीजर 0 टू नंबर ऑफ कनेक्शन, कितने जितने भी कनेक्शन कनेक्टेड है सबको शो करो, सीरियल पोर्ट पे जो जो कनेक्टेड है। फिर मैंने किया कि पोर्ट इज इक्वल टू आई पोर्ट, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, अरे बना ली, और फिर उस अरे को मैंने यहाँ पर शो करना शुरू कर दिया और फिर माई विंडो एंड कर दिया। हम इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम देखते हैं एंड में क्या आता है। हम यहाँ पे ये भी करा सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ताकि तुम लोगों को, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं फिर देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसने लिखा है इस जगह पे ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 जो था वो ये वाला था। ये मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0 क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोर्ट्स कनेक्टेड, ठीक है, इसको मैंने एंड कर दिया यहाँ पे, प्लस ये कर दिया, ठीक है। अब ये कॉन्केटिनेशन हो गई, तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू भी लगा दिया, स्पेस भी दे दिया। अब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लाइन नंबर इसमें कोई हमने एरर छोड़ दिया, ports connected print num connection is equal to एक सेकंड, कनेक्शंस, ठीक है। चलिए ये आगे कनेक्शंस आ गए 0। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उठा करके ना ये USB पोर्ट लगा देता हूँ इसके अंदर। मैंने इसमें लगा दी, अब जैसे लगाऊंगा तो आवाज आएगी। ये मैंने USB कनेक्शन लगा दिया, और जैसे मैंने कनेक्शन लगाया, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो क्या होगा। जैसे ही कनेक्शन लगाया तो इसने देखो अब क्या किया, इसने लिख दिया कनेक्शन इज इक्वल टू 1, एक कनेक्शन है, और कनेक्शन किसके ऊपर है, COM4 USB टू सीरियल, और इसने चिप का नाम बताया कौन सी है, CH304 चिप कनेक्टेड है COM4 के ऊपर। तो दिस इज हाउ वी गेट कि हमने अगर आर्डिनो बोर्ड लगाया या हमने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराई है या हम कोई भी सीरियल पोर्ट ओपन कर रहे हैं तो वो हमें किस तरह पता चलेगा, और फिर हम इस पर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करें, ठीक है। अब तुम लोगों के पास अपना कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन हो, और फातिमा तुम्हारे पास ये है कि तुमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली साइट को समझ के अपने तौर पे एक डाटा लिखना है कि लाइनें ड्रॉ करनी है, स्क्वायर वेव्स बनानी है, और फिर कल मैं तुमसे दोबारा सेपरेटली पूरा इसको डिस्कस करूँगा, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हारा बनाया हुआ इंटरफेस सामने रखेंगे, ठीक है। ओके सर। सर एक बात बताएं, मतलब ये डेटा फाइल से रीड नहीं करवाना? नहीं, अभी तो तुम्हारे पास जब टेस्टिंग शुरू होती है ना तो डाटा फाइल से उस वक्त रीड नहीं कराया जाता। उस वक्त क्या कराया जाता है, जब शुरू में फाइल शुरू होती है तो आप अपने पास से डाटा क्रिएट करवा लेते हैं। अभी मैंने आज असल में मुझे आगे लेके चलना था सीरियल पोर्ट को, तो फिर मैं ये आर्डिनो बोर्ड से या मैं किसी और सीरियल पोर्ट से आपको डाटा दे रहा होता, और वो डाटा कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा होता प्रिंट होता। अभी आपने 1000 लाइनों का डाटा अपने पास से खुद क्रिएट कर लिया, उसको प्रिंट कराना शुरू किया। तो नेक्स्ट क्लास में इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बैठ करके ना पूरे को कंप्लीट कर लूँगा। फिलहाल हम आर्डिनो से ही ले लेंगे डाटा, हम FPGA पे नहीं जाएंगे। हम FPGA पे जाएंगे जब तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लोगे, तो फिर सीरियस प्रोडक्ट डेवलप होगी, अभी इंटरफेस डेवलप करते हैं, ठीक है। ओके, तो सिर्फ मुझे एक स्क्वायर वेव काइंड ऑफ ग्राफ पे स्क्वायर वेव प्रिंट करवानी है हाँ, जो 1000 साइकिल्स की हो। 1000 साइकिल्स की हो। अच्छा, स्क्वायर वेव भी बना सकती हो, सॉ टूथ वेव भी बना सकती हो, ये इस किस्म की सारी चीज़ें थी। फिर मैं तुमको हो सकता है नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले मैं तुमको ऑडियो सिग्नल्स दे दूँ कि आप ऑडियो सिग्नल बोल रही होंगी तो जो भी ऑडियो सिग्नल है प्रिंट हो रहा होगा उसके ऊपर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है वो। फिर मैं तुमको ओके सेपरेटली पूरा सिखा दूंगा सारा ये। अब आगे मैं तुमको डेली जो भी थोड़ा सा टाइम दूंगा, जो मैं सीरियसली इस चीज़ को एक प्रोडक्ट के तौर पर तुम्हें डेवलप करना सिखा रहा हूँ,
ताकि जिस वक्त तुम जॉब शुरू करो तो फिर तुम्हारे पास ऑलरेडी काम हो सपोर्ट देने के लिए। और ये फिर जो प्रोडक्ट है ये इंटरनेशनली सेल होगी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, हर जगह पे, क्योंकि ऑसिलोस्कोप एक बेसिक आइटम है, नीडेड है। तो ये आपकी प्रोडक्ट बन रही है विंसेंट की। मेरे पास vincentalli.com के ऊपर मैंने बड़ा एक अजीब सी चीज़ बनाई थी, क्योंकि मैं काम कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बायोग्रेडेड वेव में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जज करनी पड़ती थी कितनी है, और उसके अंदर प्रॉपर गैप दे करके उस फील्ड को थ्रो कराया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, जिसे हम माइक्रोवेव कहते हैं। अगर आपको समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ कि अगर आप माइक्रोवेव के सामने खड़े हो जाएं तो आपका गोश्त गल के नीचे गिर जाता है। तो जो बड़े एंटेनाज लगते हैं माइक्रोवेव के, उसके सामने एक सेफ्टी रूल है, कभी खड़े नहीं होते। वो एलएनबी जो थ्रो कर रही होती है सैटेलाइट्स के लिए डाटा, उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसके सामने खड़े हो जाएं और वो बायोग्रेडिंग फ्रिक्वेंसी रेंज में हो तो वो आपका गोश्त गला देती है। तो जो नई मॉडर्न वेपनरी बनी है उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि इस तरह की गनें बनाई हैं कि जो कि माउंट होती हैं और साउंडलेस किसी भी जगह पे वो थ्रो की जाती है। उसकी हीट इतनी होती है कि वो अगले बंदे के जिस्म को जला देती है। और ये जो है ना स्टील्ड वेपनरी है। तो हम उस वक्त जो थी हम इसमें हम काम कर रहे थे, हमने बनाया अपना। तो मैंने ऑसिलोस्कोप का यानी वो मैंने ऐसी ऑसिलोस्कोप बना दी जो मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की रीजन है। सॉरी मैं आपकी बात काटी, ये लेड एप्रन वगैरह नहीं यूज होता है इसमें? क्या चीज? लेड एप्रन वगैरह? हाँ, वो लेड एप्रन आप यूज कर सकते हैं बचाने के लिए, तो वो जी, माइक्रोवेव को पास नहीं करने देती। तो जो बिकॉज एक्सट्रीम सेफ्टी पर्पज में रेजेस के लिए और ऐसे उसके लिए और लेजर के लिए लेड एप्रन यूज किया जाता है ना? हाँ, वो मेडिकल के अंदर होता है, जहाँ पे एक्सरे वगैरह होती है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन बाय एनीबॉडी एल्स? चलो ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, हम इस क्लास को एंड करें। तो तभी मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक, चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।